नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोबर का भूसंहति सिद्धांत के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों के बारे में। उसी कड़ी में इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था भूसंहति के बारे में, और आज के इस वीडियो में भूसंहति से संबंधित कोबर के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोबर ने क्या सिद्धांत दिया था उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप इस श्रृंखला को, जिस तरीके से श्रृंखला पर वीडियो आ रहे हैं, आप लोग इसको देखते रहिए और जल्दी जियोमॉर्फोलॉजी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की, फिर ओशिनोग्राफी की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कोबर का पर्वत निर्माण भूसंहति सिद्धांत, कोबर जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी आखिर क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, जो ये कोबर थे ये जर्मन भूगर्भवेत्ता थे और इनकी बुक थी डर बाउ डर अर्डे। दरअसल ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे तो इनकी किताबें वगैरह भी जर्मन में ही थी, तो इनका नाम जो है किताब का तो जर्मन में ही है, डर बाउ डर अर्डे। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बहुत सारे आपको ऐसे नाम जर्मन भाषा के आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भूगोल में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है और उन्होंने अपने सिद्धांत जो दिए हैं वो जर्मन भाषा में दिए हैं। तो आपको जर्मन भाषा के कुछ शब्द आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। तो उसी कड़ी में ये बुक का नाम है डर बाउ डर अर्डे, याद रखेगा। तो इनका जो सिद्धांत है, इसी बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दरअसल बात करेंगे तो इनका सिद्धांत भी संकुचन के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखते हैं सबसे पहले इनका संकुचन का सिद्धांत क्या कहता है, फिर हम इनकी जो थ्योरी है, जो मेन थ्योरी, उस पर आएंगे। इनके सिद्धांत के अनुसार ही हम बात करेंगे तो पृथ्वी जो थी, शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी जो थी काफ़ी ज़्यादा गर्म अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी का शीतलन हुआ। शीतलन की अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी का संकुचन हुआ। संकुचन के परिणाम स्वरूप कुछ भाग ऊपर उठे रह गए और कुछ भाग नीचे रह गए, मतलब कुछ भाग ऊपर उठ गए कुछ नीचे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब किसी चीज़ का संकुचन होता है तो संकुचन, जैसे मान लीजिए गोला है, इसका जब संकुचन होगा तो कुछ इस तरीके से आकृति बन जाती है। क्या होगा, इसका संकुचन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। तो अर्थात जब पृथ्वी का संकुचन हुआ तो कुछ भाग ऊपर उठे रह गए और कुछ भाग नीचे धंसे रह गए, और जो ऊपर उठे भागों थे उनमें अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई। अनाच्छादन का मतलब हुआ कि उसमें अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया हुई, और ऊपर उठे हुए भागों से नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जो थे वो नीचे धंसे हुए भागों में जमा होते चले गए, और नीचे जो धंसे हुए भाग थे उसी को बोला गया जियोसिंक्लाइन या भूसंहति। तो इनका सिद्धांत इसी पर आधारित है और इसी जियोसिंक्लाइन पर आधारित है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। इनका सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी के शीतलन की अवस्था में संकुचन से कुछ भाग ऊपर उठे तथा कुछ भाग नीचे रह गए, एवं निम्न क्षेत्र, मतलब जो नीचे के क्षेत्र थे उनमें अवसादों का जमा हुआ। क्योंकि जो ऊंचे उठे हुए भाग थे उनमें क्या हुआ, अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया हुई, उनसे क्या हुआ, अवसाद आकर के जो नीचे के जो भाग थे, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि कुछ इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पर जो ऊंचे उठे भाग थे इसमें नदियों के द्वारा अपर्दन हुआ और ला करके इस हिस्से में जमा कर दिया गया। तो उसमें जमा हुआ, एवं यही निम्न भाग जिसमें अवसादों का जमा हुआ है यही भूसंहति कहलाया। तो यही क्या था, भूसंहति था। भूसंहति छिछले क्षेत्र थे जिनमें अवसादों के जमा हुआ और आगे चल करके अवतरण की वजह से क्या हुआ, पर्वतों की उत्पत्ति भी होगी। इनका सिद्धांत जो था वो चक्रीय क्रम में था। चक्रीय था उसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इनका कहना था, भूसंहति तक आप समझ गए होंगे कि जो निम्न भाग थे अवसादों के जमाव से भूसंहति बोला गया। तो भूसंहति की आगे कहानी देखिए। भूसंहति में क्या हुआ, अवसादों का जमा हुआ, अवसादों के जमाव से अवतरण मतलब धसाव हुआ। धसाव के बाद में अग्रदेश, मतलब कि जब कोई भूखंड का जब धसाव होता है, अब मैं आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने बात किया कि जैसे ये एक भूखंड है, ये क्योंकि क्या हो गया कि ये आसपास भूखंड है, बीचवर्ती मध्यवर्ती क्षेत्र क्या है, इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक भूसंहति है। इसमें क्या हुआ कि जब अवसादों, मतलब इस पर जब ज़्यादा बीच में वजन पड़ेगा, अगर ज़्यादा वेट हो जाएगा तो बीच का हिस्सा नीचे धंसने लगेगा, नीचे धंसाव हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसका धंसाव हुआ। धंसाव के बाद में क्या होता है, जो अग्रदेश, मतलब कि जो फोरलैंड, मतलब कि जो मेरा ये हाथ, ये जो स्थलखंड है और इस तरफ स्थलखंड है, दोनों स्थलखंड क्या होगा कि जब ये हिस्सा बीच में धंसेगा तो देखिएगा मेरे दोनों हाथ पास आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये हिस्सा धंसने की वजह से दोनों हाथ पास आ रहे हैं, मतलब कि स्थलखंड जो थे आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। मतलब देखिए अवतरण का धसा हुआ अग्रदेश या भूखंड जो थे वो पास आते हैं और उनमें क्या होता है, मोड़ों का निर्माण होता है। मतलब कि जब ये भूखंड पास में आएंगे, इस तरीके से भूखंड पास में आएंगे तो भूखंड के पास में आने के क्रम में क्या होगा कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसमें दबाव पड़ेगा और प्रेशर की वजह से जो नीचे दबा हुआ हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। मतलब नीचे का हिस्सा था इस पर और तेजी से प्रेशर पड़ता है इधर से और इधर से, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र था वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और यहीं से क्या होता है, फोल्ड का निर्माण होता है, मतलब मोड़ों का निर्माण होता है और वलित पर्वत का उदय होता है। चूँकि मैं बात बता दूं कि जो ये
थ्योरी बताई गई जियोसिंक्लाइन को लेकर के, ये वलित पर्वतों के उदय की व्याख्या करता है। अब आगे चल करके जब वलित पर्वत का उदय हुआ और उस वलित पर्वत के उदय में क्या हुई, अनाच्छादन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अनाच्छादन का मतलब अपक्षय और अपर्दन, मतलब कि जब कोई पर्वत का निर्माण हुआ तो उसमें अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया शुरू हुई, और अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया के तहत पूरी तरीके से उसका अपर्दन हो जाएगा तो वो पर्वत जो था वो प्लेनी प्लेन में बदल जाएगा। तो प्लेनी प्लेन में जब बदल जाएगा मतलब पूरा मैदान हो जाएगा, प्लेनी प्लेन में बदल जाएगा तो अब वहाँ पर क्या होगी, पुनः भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब अनाच्छादन की प्रक्रिया होती रहती है, अनाच्छादन की प्रक्रिया के होने के परिणाम जो भू संतुलन में होता यह है कि पर्वत जिस तरीके से तलहटी में जमाव होता रहता है उसको संतुलित करते हुए पर्वत और ऊपर उठता रहता है। तो ये बात याद रखिए, जैसे हिमालय के जितने अवसाद हैं अगर जो बंगाल की खाड़ी में जमा हो रहे हैं तो जितना बंगाल की खाड़ी से दबाव की वजह से ऊपर की तरफ हिमालय और उठ रहा है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय है, ये क्या हिमालय है, यहाँ से नदी निकलेगी और नदी निकल के क्या होगी कि समुद्र में जाएगी, समुद्र में जाएगी तो सीधी बात है हिमालय का क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका अपक्षय अपर्दन होगा, और अपक्षय अपर्दन के क्रम में जो है हिमालय के अवसाद थे वो जा करके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में इकट्ठा होने लगेंगे। बंगाल खाड़ी में इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर चूंकि बंगाल खाड़ी का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अवसाद जो थे जमा होकर के वो इस पर पर्वत पर और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर पर्वत उठता जाएगा, यहाँ से अवसाद जाते जाएंगे। एक आप चक्रीक्रम भी, ये भी एक चक्रीक्रम आप समझ सकते हैं। खैर इनका चक्रीक्रम कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर दोबारा भूसन्नति बनेगी और उस दोबारा भूसन्नति के बनने के क्रम में क्या होगा कि फिर यही से प्रोसेस होगा। अब इस भूसन्नति के बनने के प्रोसेस में और दोबारा से पर्वत का अनाच्छादन प्लेनी प्लेन बनने की अवस्था में इनका कहना था कि कुल पृथ्वी पर जो देखेंगे तो कुल 6 पर्वत निर्माणकारी युग आए थे, लेकिन चूंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है, कुल 4 पर्वत निर्माणकारी बल आए। अभी आगे चल करके इसी बात पे इनकी आलोचना भी होगी। हम प्री कैम्ब्रियन और हम लोग कैलिडोनियन, हर्सियन और टर्शियरी पढ़ते ना, लेकिन इन्होंने बताया कि प्री कैम्ब्रियन से पहले भी जो थे वो 2 युग आ चुके थे, इनका ऐसा मानना था। तो लेकिन इसी के बाद पे इनकी आलोचना भी होगी। तो हम 6 पर्वत निर्माणकारी युग जो थे वो कोबर ने बताए थे। इनके निर्माणकारी युग में जो इन्होंने बताया कि जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो मैंने बताया कि भूसन्नति अवसादों का जमाव, इसकी इन्होंने कुल 3 अवस्थाएं बताई थी। वो 3 अवस्थाएं कौन सी थी उनकी हम बात करते हैं। पहली अवस्था थी, इसको इन्होंने बताया लिथोजेनेसिस। पहली अवस्था को इन्होंने क्या बताया, लिथोजेनेसिस बताया। लिथोजेनेसिस अवस्था इन्होंने बताई, उसमें इन्होंने बताया कि जो 2 अग्रदेशों के बीच में क्या होता है कि एक निम्न क्षेत्र होता है जिसको भूसन्नति कहते हैं। ये निम्न क्षेत्र होता है, यहाँ पर भूसन्नति का एक तरीके से कह सकते हैं उदय होता है, इसको भूसन्नति बोलते हैं। निम्न क्षेत्र कह सकते हैं कि छिछला क्षेत्र होता है, उसको क्या बोला गया, भूसन्नति कहा गया। और खास करके लंबे छिछले क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा, लंबे और छिछले क्षेत्र, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, लंबे और छिछले क्षेत्र होते हैं। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई कि एक भूसन्नति हो गई। यहाँ पे दूसरी स्टेज इन्होंने बताई ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस में क्या होता है कि अवसादों का जमाव होता है और अवसादों के जमाव की वजह से जो आसपास के दोनों ये भूखंड हैं पास में आते हैं। देखिए ओरोजेनेसिस की ये स्टेज है। ओरोजेनेसिस के स्टेज में ये एक भूखंड, ये भूखंड, ये भूखंड, मैंने कहने का मतलब कि अवसादों की जमाव की वजह से ये जो इसकी तली है उसका अवतलन होता है और तली के अवतलन की वजह से जो दोनों क्षेत्र हैं वो पास में आते हैं। इसमें इन्होंने दरअसल जो ये भूखंड थे दोनों क्षेत्र में, इनको फोरलैंड बोला जाता है। इसके लिए इन्होंने एक शब्द का जिक्र किया जिसका नाम था क्रेटोजन। क्रेटोजन जो था ये एक जो भूखंड था, जो भूसन्नति के दोनों की तरफ के जो भूखंड है उनको इन्होंने क्रेटोजन बोला, और भूसन्नति के लिए इन्होंने ओरिजिन शब्द का यूज किया था। तो भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन के लिए ओरिजिन और आसपास के भूखंडों के लिए क्रेटोजन या इसको फोरलैंड भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, या दृढ़ भूखंड भी कह सकते हैं। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस में पर्वत का निर्माण हो जाता है, पर्वत के निर्माण के बाद में उसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, मतलब कि उसमें पर्वत का निर्माण भी होगा और अनाच्छादन की प्रक्रिया भी होगी, मतलब उत्थान और अनाच्छादन दोनों शुरू हो जाते हैं। अब ये तीसरी स्टेज बता रहा है, इसमें देखिए तीसरी स्टेज क्या है कि ये तीसरी स्टेज में देखेंगे तो पर्वतों का निर्माण हो जाता है। पर्वतों के निर्माण होने के बाद में क्या होता है कि ये एक फोरलैंड है, ये फोरलैंड है, और जो ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा कहलाता है, ये भूसन्नति से पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके लिए इन्होंने
कई सारे और शब्दों का जिक्र किया, उन शब्दों की भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन्होंने कौन से शब्द बताए थे। इन्होंने बताया कि जब कोई पर्वत का निर्माण होता है तो पर्वतों के निर्माण के बीच में जो दोनों किनारों पर, मतलब कि एक इस फोरलैंड की तरफ, एक इस फोरलैंड की तरफ, मतलब यहाँ पर भी एक क्या होती है, रेंज बनती है, इसके इस किनारे पर भी रेंज बनती है, और उसका जो मध्यवर्ती एक शांत क्षेत्र होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र एक कह सकते हैं पठारी क्षेत्र भी हो सकता है, कोई एक जलराशि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि मध्यवर्ती जो होता है वो दोनों तरफ के जो संचलन बल काम कर रहे हैं, जो आपस में जो ये आ रहे हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो संचलन बल की वजह से, तो इसमें होता है कि संचलन बल की वजह से एक इस तरफ पर्वत श्रेणी बनती है, दूसरी तरफ इस तरफ पर्वत श्रेणी बनती है, और मध्यवर्ती क्षेत्र शांत क्षेत्र रहता है, वो सिर्फ ऊपर उठता है, उसमें वलन नहीं होते हैं। इसके लिए इन्होंने बताया, उसके लिए इन्होंने एक जिक्र किया मध्यपिंड, इसको बोल सकते हैं, या मीडियन मास भी कह सकते हैं, या मध्यपिंड। इसके लिए इन्होंने एक शब्द का जिक्र किया जिसको बोलते हैं श्वासिनबर्ग। क्या बोलते हैं? श्वासिनबर्ग, मतलब मध्यपिंड। ये कह सकते हैं एक शांत क्षेत्र था, ये क्या है कि जो इससे प्रभावित नहीं था, ये सिर्फ ऊपर उठा, इसको बोला गया मध्यपिंड। इसके बाद में देखेंगे कि दोनों किनारों पर जो रेंजें बन रही, मैंने जो बताया कि दोनों किनारों पर क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरफ पर्वत श्रेणी बनेगी और उस तरफ पर्वत श्रेणी बनेगी। इस तरफ की जो पर्वत श्रेणी होती है और या उस तरफ की पर्वत श्रेणियाँ जो होती हैं, तो उनको बोला गया मार्जिनल रेंज या रेंड कैंटन। तो रेंड कैंटन बोलिए या मार्जिनल रेंज कहिए, दोनों एक ही बात है। इस तरफ भी होती है, इस तरफ बनती है। इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें इन्होंने जो बताया था वो इन्होंने एप्लीकेबल किया, या इन्होंने उस पर बताया था कि जैसे आप एक तरफ आप देखेंगे तो आपको आल्पस दिखता है, दूसरी तरफ आपको देखेंगे तो आपको एटलस दिखता है, और मध्यवर्ती क्षेत्र में जो मेडिटेरेनियन सी, उनको इन्होंने ये श्वासिनबर्ग या मध्यपिंड बताया। हिमालय के संदर्भ में जब हम इसको देखेंगे तो हिमालय के संदर्भ में देखें तो हिमालय में तो ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो हमें दिखती है क्यूनलून, जो क्यूनलून शान भी कह सकते हैं, शान को आप तिब्बत भाषा में पठार बोलते हैं, तो मतलब कि उसको पर्वत बोलते हैं, तो क्यूनलून शान कहिए, क्यूनलून शान, तियान श्यान, और बहुत सारी मैंने चीन में ये सब बताया। तो ऊपर की तरफ क्या हुई? क्यूनलून पर्वत श्रेणी हुई, दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी हुई, और मध्यवर्ती क्षेत्र जो था वो तिब्बत का पठार, वो मध्यपिंड कहलाया। ये मध्यपिंड या इसको श्वासिनबर्ग कह सकते हैं, अर्थात हिमालय और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको श्वासिनबर्ग। ऊपर की तरफ आप जान रहे हैं यूरेशिया, दक्षिण की तरफ प्रायद्वीपीय भारत, तो ये दोनों की तरफ आपस में आने की वजह से क्या हुआ है कि मध्य इस तरफ क्यूनलून बनी है और यहाँ पर हिमालय बना है, और इस तरफ प्रायद्वीपीय भारत एक फोरलैंड है, दूसरी तरफ क्यूनलून के उस तरफ का जो क्षेत्र है वो एक फोरलैंड है। यूरेशिया भी एक क्या है? फोरलैंड है। तो इन्होंने बताया फोरलैंड कहिए, या फोरलैंड की जगह पर आप इसको क्रेटोजन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और बीचवर्ती क्षेत्र भूसन्नति को ओरोजन। 4 शब्द आपको मुख्य रूप से याद रखना है, ओरोजन, क्रोटेजन और श्वासिनबर्ग और एंडकेंटन, इतने सारे 4 शब्द हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि यहाँ पर क्या हुआ, एक मध्यवर्ती जो तिब्बत का पठार है मध्यपिंड है, ऊपर की तरफ क्यूनलून, ये नीचे की तरफ प्रायद्वीपीय भारत। इनका उद्देश्य जो कहें, जो इनका जो सिद्धांत था मुख्य रूप से पूरब से पश्चिम फैले, क्योंकि अपने सिद्धांत में जो बताते हैं पूरब से पश्चिम फैले हुए पर्वतों को लेकर के इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो यूरोप और एशिया के संदर्भ में। हालांकि उत्तर से दक्षिण पर्वतों का इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन अब इनके अनुसार नहीं किया, तो आगे चल करके इसी में आलोचना भी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पर्वतों से संबंधित ये आपको बातें समझ में आई होगी। इनका कहना यही था कि यहाँ पर भूसन्नति थी, भूसन्नति से क्या हुआ कि यहाँ पर अवसादों के जमाव की वजह से धसाव हुआ, और धसाव की वजह से क्या हुआ कि दोनों जो आसपास के फोरलैंड थे वो अपने पास में आ गए। पास में आने की वजह से, जैसे वैसे भी आप बता दें कि जैसे कोई भी चीज़ आप लीजिए, अगर जो बिल्कुल पास में, जैसे भी मैं आपको बार बार मैं एक कॉपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप जब पास में लाएंगे, मान लीजिए ये इस तरह, अगर इसको बहुत ज़्यादा पास में ले आएंगे तो इसमें जो बीच का जो इसमें जो हिस्सा होगा, इसमें जो कुछ भी होगा वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये है, इसको आप इस तरीके करेंगे तो पहले तो ये फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से नीचे की तरफ धसाव होगा। धसाव के बाद में जो इसमें जो मलबा भरा होगा, मतलब कि जो ये मलबा है, मलबा मतलब अवसादीकरण, अवसादों का जो इसमें जमाव है, इसमें जब और ज़्यादा पास लेके आएंगे तो देखिए और ज़्यादा पास लाने की वजह से जो इसका जो बीच का मलबा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आप करके देखिएगा, इसमें आप मिट्टी भर दीजिए, यहाँ पर कॉपी लिखिए, इसमें यहाँ पर मिट्टी भर दीजिए और इसको इस तरह से दबाइए। इस तरीके से दबाएंगे तो मतलब कि ये हिस्सा जब नीचे बैठेगा, बैठने के क्रम में क्या होगा कि ये वाला हिस्सा पास में आएगा, ये वाला हिस्सा पास में आएगा, और दबाव कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बीच की भरी हुई मिट्टी जो होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। बस वही पहली पर्वत है।
वलित पर्वतों के संदर्भ में इनका एक कहना यह था कि अगर जो वलित पर्वत जब बनते हैं तो अगर जो ज़्यादा वलन हो जाता है और वलन की प्रक्रिया में जब एक वलन दूसरे के ऊपर वलित हो जाता है तो उसको इन्होंने नापे का भी जिक्र इन्होंने बताया था। और वैसे भी आप देख रहे हो कि जैसे ये वलन एक के ऊपर एक वलन, अभी मैंने जब वलन की बात करा था उसमें मैंने नापे का जिक्र किया था। नापे ये ग्रीवा खंड जिसको बोलते हैं, एक के ऊपर एक वलन हो जाता है, तो ये जिक्र भी उन्होंने इसमें बताया कि नापे हो जाता है। और ये आप याद रखिएगा क्यूनलून, तिब्बत का पठार, हिमालय और ये सब मैं बता दिया आपको कि इस तरीके से है। तो ये मार्जिनल रेंज वगैरह ये सब आप याद रखिएगा। और जब कभी ये इस तरीके से, क्योंकि कोबर का सिद्धांत परीक्षा में आता ही आता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आलोचना की बात करेंगे तो वही आलोचना है जो मैं बताऊंगा और आप लोग इसको पढ़िएगा, आपको सब कुछ उसी तरीके से समझ में आता जाएगा। आलोचना की बात करेंगे तो कोबर ने 6 पर्वत निर्माणकारी युग बताए थे, किंतु ये युगों की संख्या कितनी है? 4 है, अभी मैंने जिक्र किया 4, इन्होंने 6 बताया था। संकुचन बल का जिन्होंने जिक्र किया कि संकुचन की वजह से ऐसा हुआ है कि हिस्सा नीचे धंसने की वजह से संकुचन हुआ, लेकिन ये अन्य वैज्ञानिकों का मत था कि संकुचन जो था वो ये संकुचन का बल पर्वत निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार एक अग्रदेश तेजी से खिसकता है। इन्होंने बताया कि जो अग्रदेश जो फोरलैंड है, इधर का हो चाहे वो इधर का हो, जब हिस्सा नीचे धंसता है तो दोनों एक ही दिशा में, मतलब दोनों तेजी से, मतलब दोनों संचलन करते हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार जब हम देखें तो ये ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही, जैसे आप यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें, इंडियन प्लेट की बात करें तो उसका संचलन तेजी से हो रहा है, जबकि उसकी अपेक्षा जो देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट का संचलन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के भी बात हुई। और अभी और जिक्र करेंगे तो उत्तर से दक्षिण फैले पर्वतों की व्याख्या इनका सिद्धांत नहीं करता है और इसको लेकर के भी आलोचना हुई है। तो ये सब आलोचनाएं हैं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। अब इसमें लिखने पे आए तो एक एक लाइन बनाइए और लिखते चले जाइए इन्हीं पर ही। तो यही है कोबर का सिद्धांत। नेक्स्ट हम सिद्धांत बात करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तापीय संकुचन सिद्धांत की बात करेंगे। और भी बहुत सारे सिद्धांत होंगे, तो नेक्स्ट आइए देखते हैं तापीय संकुचन सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है, आप इसको पढ़िएगा, लगभग चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। कोबर का सिद्धांत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके इनके ये शब्द याद रखिएगा। अब अगर जो बात करेंगे तो मूल्यांकन की अगर जो बात करें तो कोबर का सिद्धांत वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ में पढ़ने पर अगर जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे आप ये समझ सकते हैं कि पर्वतों का निर्माण की व्याख्या करता भी है अगर जो प्लेट टेक्टोनिक के साथ में पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक के साथ में पढ़े तो आपको पूरे पर्वतों के निर्माण की ये सिद्धांत व्याख्या कर देता है। लेकिन हालांकि कुछ कमियां भी हैं, तो कमियां किसमें नहीं होती, हर सिद्धांत में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसी तरीके से इसमें भी हैं, तो याद रखिएगा। ये आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।